Hello everyone, this is Anush Srivastav. Today's topic is about enzymes. We will study chemistry of enzymes, classification of enzymes, mechanism of action of enzymes, enzyme kinetics, inhibition of enzyme, activation of enzyme, and specificity of enzyme. Okay, we are going to start the chemistry of enzyme. इसमें हम लोग केमिस्ट्री ऑफ एंजाइम मतलब एंजाइम के केमिस्ट्री या उसके बारे में पढ़ेंगे और उसका केमिकल नेचर क्या होता है। इसमें टाइप्स ऑफ एंजाइम, वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम, वेरियस इट्स एक्शंस, ये सारे चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एंजाइम के बारे में, एंजाइम्स होते क्या हैं। तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड्स अप द रेट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन। तो एंजाइम्स बेसिकली हमारा बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है जो मेनली करता क्या है कि कैटलिस्ट का काम है दीज आर द प्रोटीन इन नेचर विच अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शंस। तो हमारे बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको उसके स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है, बढ़ा देता है। ये अल्टर्स में बढ़ाना और घटाना दोनों आएंगे। तो एंजाइम्स बेसिकली करते क्या हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अल्टरेशन ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस विच ऑकर्स इन आवर बॉडी। ओके, नेक्स्ट। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट। मोस्ट एंजाइम्स आर 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन। तो जो मैक्सिमम एंजाइम्स होते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स के होते हैं। सम स्पेशल आरएनए स्पीशीज ऑल्सो एक्ट एज एंजाइम एंड कॉल्ड राइबोजाइम्स। कुछ आरएनए स्पीशीज जो होते हैं एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं और इसीलिए उन्हें राइबोजाइम्स कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं हैमर हेड राइबोजाइम्स, हैमर हेड राइबोजाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स। द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज द रीजन दैट बाइंड सबस्ट्रेट कोफैक्टर्स and prosthetic groups and contains residue that help to hold the substrate। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिव साइट्स का एंजाइम। तो एक्टिव साइट वो रीजन होते हैं जहाँ पे एंजाइम्स सबस्ट्रेट कोफैक्टर्स और उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप्स बाइंड करते हैं, वहाँ पे जुड़ते हैं, उसी को क्या कहते हैं, एक्टिव साइट्स कहते हैं। नेक्स्ट है एक्टिव साइट्स जनरली ऑक्यूपाई लेस देन 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द एंजाइम। तो जो एक्टिव साइट्स होते हैं वो कितना ऑक्यूपाई करते हैं, 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिव साइट हैज़ अ स्पेसिफिक सरफेस ड्यू टू टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। एक्टिव साइट्स जो होता है वो उसमें स्पेसिफिक शेप होता है जिसके अकॉर्डिंग वो हमारा जो एंजाइम्स हैं उसमें वहाँ पे जाके वर्क करते हैं बाइंड करके। ठीक है, सबस्ट्रेट से बाइंड करके। नेक्स्ट है अ चेंज इन द शेप ऑफ प्रोटीन अफेक्ट्स द शेप ऑफ एक्टिव साइट एंड फंक्शन ऑफ द एंजाइम। तो जो प्रोटीन है जहाँ पे एंजाइम्स हमारा जाके बाइंड करेगा या एंजाइम्स का जो शेप है वो एक्टिव साइट के फंक्शन पे या एंजाइम के फंक्शन पे वो बहुत अफेक्ट करेगा। तो देखो लिखा भी है the enzyme in the shape of protein, a change in the shape of protein affects the shape of active site and function of enzyme। जब हमारा प्रोटीन का शेप जहाँ भी चेंज होगा उसी हिसाब से तो हमारा एक्टिव साइट का शेप
और उस एंजाइम का फंक्शन भी अल्टर्स कर जाएगा या चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग डायग्राम देखेंगे। एक्टिव साइट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू बाइंडिंग साइट, कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग में क्या होता है, देखिए लिखा है इट चूजेस द सबस्ट्रेट एंड बाइंड्स इट टू एक्टिव साइट। बाइंडिंग साइट्स में क्या होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं एंजाइम्स अपने सबस्ट्रेट से बाइंड करता है और जहाँ पे वो एक्टिव साइट पे वो पहुंचता है या वहाँ पे भी जाके फर्दर बाइंड करता है। तो लिखा है इट्स चूजेस द सेपरेट एंड सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या है, जिससे एंजाइम जुड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है कैटालिटिक साइट। कैटालिटिक साइट में होता क्या है, वो ये ऐसी जगह है जहाँ पे एंजाइम्स अपना कैटालिस्टिक एक्शन शो करता है। मतलब जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस वो उसे इन्हेंस करना है, अल्टर करना है, वहाँ पे उस साइट को क्या कहेंगे, कैटालिटिक साइट कहेंगे। अब बात करेंगे कोफैक्टर्स क्या है, ठीक है। तो कोफैक्टर्स इज नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विच कैरीज आउट द केमिकल रिएक्शन दैट कैन नॉट बी परफॉर्म बाय स्टैंडर्ड 20 अमीनो एसिड। इसमें बस ये है कि कोफैक्टर्स जो होते हैं वो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं और वो हमारे एंजाइम्स को हेल्प करते हैं फॉर कैरिंग आउट एनी रिएक्शंस, ठीक है। कोफैक्टर्स दो तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। डायग्राम में देख लीजिए, कोफैक्टर्स हमारा इनएक्टिव प्रोटीन से जुड़ रहे हैं और जुड़ते ही एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो देखिए नीचे लिखा भी है विदाउट द कोफैक्टर अटैच द प्रोटीन इज नॉट एक्टिव। मतलब कोफैक्टर के बिना जो प्रोटीन है वो क्या है, इनएक्टिव है। नेक्स्ट वाले डायग्राम में हम देखेंगे तो उसमें है कोफैक्टर बाइंडिंग एक्टिवेट्स द प्रोटीन, कि जहाँ पे प्रोटीन के साथ कोफैक्टर बाइंड हो रहा है तुरंत हमारा जो प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जा रहा है। अब इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स क्या होते हैं, these are the inorganic molecules required for the proper activity of the enzymes। तो ये क्या बेसिकली हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो एंजाइम्स के प्रॉपर एक्टिविटी के लिए यूजफुल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एंजाइम, इसका एक एग्जांपल है एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज रिक्वायर्स Zn फॉर इट्स एक्टिविटीज़, ठीक है। तो एंजाइम जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है वो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स रिक्वायर करते हैं Zn को उसके एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट है हेक्सोकाइनेज, जो एंजाइम्स है वो Mg कोफैक्टर को यूज़ करते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम, और ये ऊपर वाला जिंक। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। अब कुछ ऐसे कोफैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं और वो हमारे एंजाइमेटिक के या एंजाइम्स के कैटालिटिक एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो इसमें पढ़ेंगे दीज आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम्स। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम्स के प्रॉपर एक्टिविटी के लिए बेनिफिशियल्स होते हैं। इसका एग्जांपल है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज रिक्वायर्स द स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो होते हैं वो क्या रिक्वायर करते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। ये पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसको रिक्वायर करते हैं फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज हमारा एंजाइम्स है। टाइप्स ऑफ, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स दो टाइप्स के होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या होते हैं, कोएंजाइम्स क्या होते हैं, देखिए उसमें लिखा है और प्रोस्थेटिक ग्रुप्स इज टाइटली बाउंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं जो कि ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं। ऐसा ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स जो
टाइटली बाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं। इसका एग्जांपल्स है फ्लेविन्स, हीम ग्रुप्स, बायोटिन। नेक्स्ट है हमारा कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स इज लूजली बाउंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, एग्जाम्पल NAD। ठीक है, तो कोएंजाइम्स और भी हैं तमाम। तो सबसे जो बेसिक डिफरेंस है प्रोस्थेटिक ग्रुप्स और कोएंजाइम्स में, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो हमारा होता है क्या होते हैं? ये टाइटली बाउंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं, और कोएंजाइम्स क्या होते हैं? लूजली बाउंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं। जैसा कि हम स्ट्रक्चर्स में देख सकते हैं, डायग्राम में देख सकते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स का डायग्राम क्या है? टाइटली बाउंड है, और ये हमारा लूजली बाउंड है कोएंजाइम्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स। अब टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स में है एन एंजाइम्स विथ इट्स कोफैक्टर्स रिमूव्ड इज डेजिग्नेटेड एज एपोएंजाइम। ऐसा एंजाइम जिसमें कोफैक्टर्स रिमूव किया हुआ रहता है उसे क्या कहेंगे? एपोएंजाइम्स। ऐसा एंजाइम्स जिसमें कोफैक्टर्स मौजूद नहीं रहेंगे या रिमूव किए रहेंगे उसे क्या कहेंगे? एपोएंजाइम्स कहेंगे। नेक्स्ट है द कंप्लीट कॉम्प्लेक्स ऑफ अ प्रोटीन विद ऑल नेसेसरी स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मेटल आयंस एंड अदर कंपोनेंट्स इज टर्म्ड एज होलो एंजाइम्स ऑफ होलो प्रोटीन। मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जिसमें सभी नेसेसरी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रहें, मेटल आयंस रहें और अदर कंपोनेंट्स रहें, उसे हम क्या कहेंगे? होलो एंजाइम्स कहेंगे। होलो एंजाइम्स ऑफ होलो प्रोटीन। नेक्स्ट आता है सबस्ट्रेट क्या होता है? द रिएक्टेंट इन द बायोकेमिकल रिएक्शन इज टर्म्ड एज सबस्ट्रेट। मतलब जिससे जुड़ के हमारा एंजाइम एक्शन शो करता है उसे क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट कहते हैं। लिखा भी है द रिएक्टेंट इन बायोकेमिकल रिएक्शन इज टर्म्ड एज सबस्ट्रेट। बायोकेमिकल रिएक्शन इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे बॉडी में ऐसा केमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी में हो रहा है, लिविंग बॉडी में हो रहा है, उसे बायोकेमिकल रिएक्शंस कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन अ सबस्ट्रेट बाइंड्स टू एन एंजाइम इट फॉर्म्स एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। मतलब कोई भी एंजाइम जब सबस्ट्रेट से बाइंड करता है तो उस पूरे कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहेंगे। जैसा कि आप डायग्राम में देखोगे एंजाइम है, सबस्ट्रेट है। देखो ये सबस्ट्रेट और एंजाइम एक ऐसा एक दूसरे में बना हुआ है कि दोनों एक दूसरे में इजीली फिटअप हो जाएंगे। ठीक है, इजीली फिटअप हो जाएंगे तो वही क्या कहलाएंगे? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। अब साइट्स ऑफ एंजाइम सिंथेसिस ये बात करेंगे कि एंजाइम सिंथेसिस के क्या क्या साइट्स हैं। तो एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स विच आर अटैच्ड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है बायोकेमिस्ट्री में, लेकिन फिर भी इसे हम डिस्कस कर देते हैं कि एंजाइम सिंथेसिस का साइट्स क्या क्या हैं। तो एंजाइम सिंथेसाइज होता है राइबोसोम्स के हेल्प से। कहाँ पे होता है? दैट आर अटैच टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। तो नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम इज कैरीड बाय द DNA। कब एंजाइम का सिंथेसिस होना चाहिए ये कौन इन्फॉर्मेशन देगा? DNA देता है। फिर है अमीनो एसिड आर बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म स्पेसिफिक एंजाइम अकॉर्डिंग टू DNA कोड्स। DNA कोड्स के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड एक दूसरे से बाइंड होते हैं, डिफरेंट अमीनो एसिड्स एक दूसरे से बाइंड होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पेसिफिक एंजाइम्स। ठीक है, नीचे हमारा देखो दिया है राइबोसोम्स से। राइबोसोम्स जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो अटैच होता है और इस तरीके से हमारा एंजाइम बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम। ठीक है, इसमें बात करेंगे ये जो है इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स क्या होते हैं। तो इंट्रासेलुलर एंजाइम्स क्या होते हैं देखिए, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड एंड रिटेन्ड इन द सेल फॉर द यूज ऑफ सेल इटसेल्फ। अब यहाँ पे ये है कि इंट्रासेलुलर एंजाइम जो हैं सिंथेसाइज भी होते हैं किसमें? सेल में,
और उसी में पड़े रहते हैं, जब ज़रूरत रहता है तब वो फर्दर एक्शन के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, इंट्रासेलुलर एंजाइम। फिर क्या है, दे आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। दे आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें पाए जाते हैं किसमें, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में ये पाए जाते हैं। कौन से एंजाइम, इंट्रासेलुलर एंजाइम। अब एग्जांपल इसके देख लीजिए, ऑक्सीडोरिडक्टेज कैटेलाइज बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडोरिडक्टेज हमारा इंट्रासेलुलर एंजाइम्स है जो क्या कैटेलाइज करता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन को कैटेलिसिस करता है, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन को बढ़ावा देता है, इन्हेंस करता है। एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द रिडक्शन इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो रिडक्शन का काम करता है वो भी कौन से होते हैं, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स का। एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड इन द सेल बट सिक्रेटेड फ्रॉम द सेल टू वर्क एक्सटर्नली। ये एंजाइम्स भी सेल में होते हैं, बनते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, लेकिन कब सिक्रीट होते हैं, आउटसाइड द सेल, वो एक्सटर्नली बाहर जब सेल से बाहर उसे काम करना है तब वो सिक्रीट आउट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसका एग्जांपल, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड बाय द पैंक्रियाज आर नॉट यूज्ड बाय द सेल इन द पैंक्रियाज बट आर ट्रांसपोर्टेड टू द डिओडेनम। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं पैंक्रियाज से प्रोड्यूस होते हैं, वो सेल के द्वारा ना यूज़ होके वो कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होते हैं, डिओडेनम में ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, क्योंकि वो उसमें जहाँ पे वो बने हैं वहाँ पे ना काम करके दूसरे जगह वो ट्रांसपोर्ट कर दिए जा रहे हैं फॉर इट्स फर्दर कैटालिस्टिक एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। एंजाइम्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। एंजाइम्स स्पीड ऑफ द रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ये क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, और इस तरीके से रिएक्शन क्या होता है, स्पीड अप हो जाता है, वो तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ जाता है, और जो हमें प्रोडक्ट चाहिए बाय द वेरियस रिएक्शन, बायोकेमिकल या बायो रिएक्शन या बायोकेमिकल पाथवे, तो उससे हमारा जो होना है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना है, नेक्स्ट फर्दर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना है, वो होगा बाय द वेरियस रिएक्शन। नेक्स्ट है, देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एंड प्रोडक्ट। एंजाइम के प्रेजेंस से कोई हमारा जो एंड प्रोडक्ट है, जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, उसके नेचर में कोई डिफ्रेंसिएशंस या अल्टरेशंस नहीं आते हैं, वो एज इट इज़ वो अपने प्योर फॉर्म में ही रहेंगे। ऐसा नहीं होता है उस एंजाइम्स के वजह से उस प्रोडक्ट के प्योरिटी में कहीं भी डिफ्रेंसिएशन या वेरिएशंस आएंगे। नेक्स्ट है तीसरा, दे आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, दैट ईच एंजाइम्स कैन कैटेलाइज वन काइंड ऑफ सबस्ट्रेट। मतलब हर सबस्ट्रेट का अपना अपना वो अलग अलग एंजाइम्स रहता है, और वही सबस्ट्रेट वही एंजाइम्स के लिए एक्ट करेगा, दूसरे ये ऐसा नहीं है कि हर सबस्ट्रेट के लिए हर एंजाइम काम करेगा। ठीक है, तो हाईली स्पेसिफिक होता है, मतलब कि जो एंजाइम्स है उसी में वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए ही काम करेगा। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम्स कैन एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शंस। ऐसा नहीं है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट बढ़ाने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एंजाइम्स चाहिए, वो हर केमिकल रिएक्शन के लिए एक पहले से तय रहता है कि इतने अमाउंट ऑफ एंजाइम्स ही चाहिए। वो स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम से हमारा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक्सेलरेट कर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है पांचवा, एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू पीएच, चेंज इन पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि पीएच में के वजह से, टेम्परेचर के वजह से और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं एंजाइम्स में। कुछ एंजाइम्स रहते हैं
वो एक सर्टेन पीएच पे ही काम करेंगे, सर्टेन टेम्परेचर पे ही क्या काम करेंगे, और उसका सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन भी एक डेफिनेट ही होना चाहिए फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम। नेक्स्ट है टर्नओवर नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स ट्रांसफॉर्म्ड पर मिनट बाय वन एंजाइम मॉलिक्यूल्स। मतलब कि नंबर टर्नओवर नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट, मतलब कितना नंबर ऑफ सबस्ट्रेट, मतलब कितना सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स रहेगा, ट्रांसफॉर्म्ड पर मिनट बाय वन एंजाइम मॉलिक्यूल। ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज होना, सबस्ट्रेट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना, एक मिनट में कितना चेंज होता है, कितने नंबर ऑफ सबस्ट्रेट को चेंज करता है, और कितने नंबर ऑफ एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स उसमें लगते हैं उसको सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को चेंज करने में, ठीक है, पर मिनट। तो लिखा भी है कैटालेज, कैटालेज हमारा एंजाइम्स है, कैटालेज का टर्नओवर नंबर है 6/106 पर मिनट, मतलब 606 इंटू 106 पर मिनट इसका कैटालेज का टर्नओवर नंबर है। बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। अब कैसे कैसे एंजाइम्स का नाम रहता है ये हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर में। एन एंजाइम इज नेम्ड अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट इट कैटलाइजेस। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसी के अकॉर्डिंग एंजाइम्स का नाम भी रहता है, ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे भी आगे एग्जाम्पल्स में। सम एंजाइम्स वर नेम्ड बिफोर अ सिस्टमेटिक वे ऑफ नेमिंग एंजाइम्स वर फॉर्म्ड। कुछ एंजाइम्स ऐसे भी नाम है जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, तो उसमें ये सारे एक तरह से केमिकल हैं हमारे बॉडी में, बायोकेमिकल हमारे बॉडी के लिए हैं। अब उसी में एज ऐड कर दे रहे हैं, सफिक्स एज ऐड कर दे रहे हैं, तो द मान लो अगर देखो ऐड कर रहे हैं, देखो लिखा है बाई एडिंग सफिक्स एज एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट एंजाइम्स आर नेम्ड। तो एज मतलब जो भी सबस्ट्रेट में अगर हम एज ऐड कर दे रहे हैं तो उसी से हमारा एंजाइम्स का नाम बन जा रहा है। तो जैसे एंजाइम्स फॉर कैटलाइजिंग द हाइड्रोलिसिस, ऐसा एंजाइम्स जो हाइड्रोलिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोलेस कहेंगे। द एंजाइम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैटलाइजिंग द हाइड्रोलिसिस इज नोन एज हाइड्रोलेस। तो देखो हाइड्रो और लेज, तो हाइड्रोलिसिस में एज जुड़े आ रहा है जिसे हम हाइड्रोलेस कह दे रहे हैं। तो हाइड्रोलेस ऐसा एंजाइम्स है जो कि हाइड्रोलिसिस को कैटालिसिस करता है, मतलब हाइड्रोलिसिस को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट एक एग्जांपल है माल्टोज प्लस वाटर, मतलब माल्टोज और वाटर में हम अगर माल्टोज और वाटर रहे तो वहाँ पे एक एंजाइम है जो माल्टोज से माल्टेज नाम दिया गया है, वो क्या करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल है उसी के अकॉर्डिंग जो नॉमेनक्लेचर हम पढ़े हैं। सबस्ट्रेट एंजाइम्स प्रोडक्ट 3 कॉलम है, तो देखिए इसमें है लैक्टोस में सबस्ट्रेट है तो उसमें एंजाइम्स क्या है, लैक्टेज, जिससे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। फिर हमारा माल्टोज है, फिर उससे माल्टोज सबस्ट्रेट है, एंजाइम्स क्या है, माल्टेज है, जिससे हमारा क्या बन जा रहा है प्रोडक्ट, ग्लूकोज। फिर सेल्यूलोज है हमारा सबस्ट्रेट, फिर एंजाइम्स क्या है, सेल्यूलेज, सेल्यूलेज एंजाइम्स है जिससे हमारा क्या बन जा रहा है, ग्लूकोज बन जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लिपिड हमारा सबस्ट्रेट है, एंजाइम्स इसमें क्या है, देखो बस एज रेड वाला जो है एज सब में जोड़ते जा रहा है, ठीक है, उसी से हमारा एंजाइम्स का नाम बनते जा रहा है। तो लिपिड के लिए एंजाइम्स है लाइपेज, जिसमें प्रोडक्ट बन रहा है ग्लीसरॉल प्लस फैटी एसिड। नेक्स्ट है स्टार्च जो कि एमाइलोज में पाया जाता है, तो इसका नाम है एमाइलेज, स्टार्च प्लस एमाइलेज। वो क्या एंजाइम्स है हमारा, एमाइलेज स्टार्च से बना हुआ है, मतलब सबस्ट्रेट जो है स्टार्च उससे उसके नाम के अकॉर्डिंग बना हुआ है, जिससे हम क्या मिल रहा है, माल्टोज मिल रहा है। फिर नेक्स्ट है प्रोटीन से एंजाइम, प्रोटीन हमारा सबस्ट्रेट अगर है तो उसी से हमारा एंजाइम्स का नाम बना है, जिससे क्या कहते हैं, प्रोटीएज।
तो उससे क्या हो रहा है, पेप्टाइड्स प्लस पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड प्लस पॉलीपेप्टाइड्स। नेक्स्ट बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, इसमें बात करेंगे कि कौन कितने क्लासिफिकेशंस होते हैं एंजाइम्स के, कितने टाइप्स होते हैं, कैसे उसका फंक्शनिंग होता है, कुछ एग्जांपल्स भी उसके देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, इसमें देखिए, अ सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन सॉरी। तो इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन ने एक सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन बनाया था एंजाइम्स का, जिससे हम कहते हैं सिस्टमिक क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। मतलब कि एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन है जिसके अकॉर्डिंग हम उसका एंजाइम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, और इसे बनाया था किसने, इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन। नेक्स्ट है, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शंस कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम्स। अब ये क्लासिफिकेशन ऐसे बने हैं, ऐसे रिएक्शन के अकॉर्डिंग बने हैं जिसमें एंजाइम्स, हमारा वेरियस एंजाइम कैटालिसिस करता है। ठीक है, मतलब कैटालिसिस मतलब अल्टरेशन इन द रेट ऑफ द रिएक्शंस। So, as we know that enzymes are responsible for the alteration in the rate of reaction. Enzymes are protein in nature. All enzymes are protein, but all proteins are not enzymes. अब इसके 6 मेजर क्लासेस होते हैं, 6 तरह के होते हैं, देखेंगे आगे। ईच क्लासेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब क्लासेस, सब क्लासेस एंड सो ऑन। मतलब हर क्लासेस का अलग अलग सब डिवीजन भी है। देखो, तो सब क्लासेस से सब क्लासेस बनते हैं, और सब क्लासेस से सब क्लासेस बनते हैं, और उसके अलावा भी उससे फर्दर भी इसका क्लासिफिकेशन है, इसीलिए लिखा गया एंड सो ऑन। तो लिखा है चौथा पॉइंट, ईच क्लासेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब क्लासेस कॉमा सब क्लासेस एंड सो ऑन टू डिस्क्राइब द ह्यूज नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज में क्या होता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। तो देखो लिखा भी है रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स। इसका एग्जांपल है लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज, इसका एग्जांपल है, एंजाइम्स का नाम है। दूसरा है ट्रांसफेरेज एंजाइम है। इसमें क्या करता है, मूव केमिकल ग्रुप। इसमें ऐसा रिएक्शन होता है कि केमिकल ग्रुप का मूवमेंट होता है। इसका एग्जांपल है एंजाइम्स का हेक्सोकाइनेज। नेक्स्ट एंजाइम क्लास है हाइड्रोलेस। हाइड्रोलेस हम लोग पहले पढ़े भी हैं, इसमें हाइड्रोलिसिस होता है, और हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, बॉन्ड क्लीवेज विद ट्रांसफर ऑफ फंक्शन ग्रुप ऑफ वाटर। इसमें बॉन्ड का क्लीवेज होता है विद द ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ वाटर। इसका एग्जांपल है लाइसोजाइम इसका एग्जांपल है। ठीक है, तो लाइएज। नेक्स्ट हम बात करेंगे चौथा एंजाइम क्लास लाइएज। तो उसमें है नॉन हाइड्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, मतलब ऐसे बॉन्ड का क्लीवेज होता है जो नॉन हाइड्रोलिटिक होते हैं। इसका एग्जांपल है फ्यूमरेज, इसका एग्जांपल है फ्यूमरेज। नेक्स्ट है एंजाइम क्लास आइसोमरेज। तो आइसोमरेज का क्या है, इंट्रामोलिकुलर ग्रुप ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है, जो इंट्रामोलिकुलर ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है, जिससे क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म या आइसोमराइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है ट्राइयोस फॉस्फेट आइसोमरेज। इसका एग्जांपल क्या है, ट्राइयोस फॉस्फेट आइसोमरेज। ठीक है, तो हम देखेंगे चौथा वाला है आपका, चौथे वाले का एग्जांपल है ट्राइयोस फॉस्फेट आइसोमरेज, जो कि हमारा एंजाइम्स है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइगेज, जो एंजाइम क्लास है लाइगेज। तो इसमें होता क्या है, रिएक्शंस, कैसे रिएक्शंस होते हैं, सिंथेसिस ऑफ न्यू कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ न्यू कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं किसमें, बिटवीन द सबस्ट्रेट के बीच में, यूजिंग एटीपी हाइड्रोलिसिस के हेल्प से कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं बिटवीन द सबस्ट्रेट। इसका एग्जांपल्स है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है,
तो अभी तक हम लोग बात किए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स तक। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।